आवाज मैसेज कीजिए, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एस्से के बारे में। आज की जो आपकी मेंटरशिप का पहला सेशन है वो एस्से को लेकर है, और एस्से भी क्या, तो बीपीएससी है ना, जिसको निबंध कहते हैं। देखो हुआ क्या, अच्छे से समझो आप अगर, तो बीपीएससी का जो अभी एग्जामिनेशन में जो बदलाव बीपीएससी ने लाया है, खासकर मेंस के पेपर में, तो वैसे एस्पिरेंट, ठीक से समझो इसको, वैसे एस्पिरेंट जो पहले टीचर की तैयारी करते थे या एसआई की तैयारी करते थे या वनडे एग्जाम में कोई भी एसएससी सिपाही किसी की भी तैयारी करते थे, पहले वो क्या करते थे, बीपीएससी का फॉर्म भर देते थे। उनको पता था प्रीलिम्स निकल जाएगा, और प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस में एलएसडब्ल्यू रट लेंगे या कोई और सब्जेक्ट है रट वट लेंगे, और डीआई का क्वेश्चन बना लेंगे और कुछ थोड़े बहुत सवाल बनाएंगे तो हो सकता है और हो भी जाए, और कुछ का होता भी था। लेकिन हमेशा से ही बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है वो हमेशा से ही, शुरू से ही सब लोग कहते हैं, और एक्चुअली में बात ये थी कि चूंकि और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फैक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था तो मेंस के अंदर आ जाते थे। उसमें कई तो डर के मारे मेंस ही नहीं देते थे, पता है ना, ऐसा था ना, तो कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हो जाता था। अगर प्रीलिम्स निकल गया तो कंपटीशन उनके लिए थोड़ा सा हल्का हो जाता था, जो अदर और भी पीसेस की तैयारी करते थे, चूंकि आंसर राइटिंग ये सब उनको आता था। अब ऐसा नहीं था, ठीक है। आप जो कि एस्से के मेंटरशिप सेशन में हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एस्से कितना गंभीर है। अब देखो हो क्या रहा है, अब क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब फॉर्म भरने वाले की संख्या में जो संख्या है वो नहीं रही जो पहले थी। इट मीन्स किसकी, जो एसआई और अलग अलग वनडे एग्जाम, किसी तरह से कोई एग्जाम निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि उनको पता है प्रीलिम्स में भी फी देना होगा, और अगर निकल गया तो मेंस में भी फी पे करना होगा, और उनको पता है कि उनका मेंस अब निकलेगा नहीं। तो जो पैटर्न चेंज हुआ ना मेंस का, वो जो कोर बीपीएससी की सिर्फ तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे, जो बीपीएससी के साथ अदर जो वनडे एग्जाम होता था बिहार का वो देते थे, या रेलवे एसएससी बैंकिंग दे रहे हैं, वो जो स्टूडेंट थे उनके लिए खतरनाक हो गया ये सिलेबस। और ये सिलेबस नजदीक किसके चला गया, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की, यूपीपीएससी उत्तराखंड, जिसका मेंस का पैटर्न कुछ अलग है, जो उस पैटर्न पे तैयारी करते हैं ना, उनके लिए पीस ऑफ केक हो गया। समझ में आ रहा है, उनके लिए पीस ऑफ केक हो गया। प्रीलिम्स में भी इन्होंने अपने पैटर्न को चेंज किया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई किया। तो वैसे एस्पिरेंट जिनको लगता है कि बीपीएससी का पेपर अब मुश्किल होता है, तो वो फॉर्म ही नहीं भरते। तो जो प्रॉपर तैयारी करते हैं पीसीएस का, वही अटेम्प्ट दे रहे हैं, अब वही मेंस के अंदर जा रहे हैं। तो अब उस तरह के स्टूडेंट जब मेंस में जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ गया। अब तुम लोग ये देखो कि एस्से का रोल यहां पे क्या है, ठीक है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये यूपीएससी और अदर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जहां पे सिलेबस अलग है, वो उनके लिए क्यों आसान हो गया। इन्होंने क्या किया, पेपर 1 एंड 2, उसके बाद एस्से है, और ऑप्शनल क्या है, ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव तो चलो सबके लिए हटाओ, जो एस्से का पेपर है खास करके, उससे बीपीएससी के स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं। और एस्से के पेपर में थोड़ा सा जो वो खुश होते हैं वो सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पे बिहार से रिलेटेड जो कहावतें हैं, ठीक है, बिहार की कहावतें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो उनको लगता है, उनको क्या लगता है, अच्छा कुछ तो है, कुछ तो है जो सिर्फ बिहार वालों के लिए है, ठीक है, कुछ तो है जो सिर्फ बिहार वालों के लिए, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन एक्चुअली ये भी नहीं है, समझ में आ रहा है, ये भी नहीं है। ये जो टोटल एस्से का पार्ट है ना, सेक्शन 1, 2 एंड 3, तीनों में कुछ नहीं रखा है। अब है कि दिक्कत क्या है, यूपीएससी वाले के लिए कुछ नहीं है। यूपीएससी वाले मुंह उठा के आएंगे और बढ़िया ऐसे लिख के चले जाएंगे, नंबर ले लेंगे। जो उत्तर प्रदेश की भी तैयारी कर रहा है आएगा, नंबर लेके जाएगा।
जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, अदर पीसीएस में जहां पे इस पैटर्न पे एग्जाम होता है, वो आएगा और आराम से नंबर लेके जाएगा। जो कोर बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जिनको पता ही नहीं ऐसे क्या था पहले, या और जो चेंजेस आए हैं आंसर राइटिंग का, वो जो पता ही नहीं था, तो उस पैटर्न पे उन्होंने तैयारी की नहीं। अब जो वो चीजें सामने आ गई, उसमें खास करके ऐसे का सेक्शन अब वो लग रहा है भारी। अब भारी क्यों लग रहा है? क्या लिटरली इससे इतना भारी? तो इसका जवाब है नहीं। क्या इससे बहुत आसान है? इसका जवाब है नहीं। इससे एक मॉडरेट है, ठीक है। जो एग्जामिनेशन में पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो इससे आता है ना, वो मॉडरेट इससे आता है, वो डिफिकल्ट इससे नहीं आता। डिफिकल्ट इससे अलग होता है, ठीक है, वो अलग होता है, वो स्कॉलर लोग लिखते हैं, वो यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट नहीं लिखते। तो मॉडरेट इससे आता है। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि बीपीएससी के कोर स्टूडेंट जैसे आप लोग में से, आप लोगों को क्या लगता होगा, इससे किसी को मुश्किल लगता है? आप लोगों में मैसेज करो, इससे आप लोगों में से किसी को भी मुश्किल लगता है? सबको लगता है, सबको लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी लगने दीजिए। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, 2-3 क्लास के बाद नहीं लगेगा, 2-3 ही क्लास में खत्म हो जाएगा, थोड़ा तो आज ही खत्म हो जाएगा, और बाकी 3-4 क्लास से ज्यादा नहीं लगता खत्म हो जाएगा, उतना ही में हो जाएगा आपका काम। अब लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? अच्छा, क्यों लग रहा है? आप लोगों का अपना अपना तर्क होगा। एक बार ये भी बताओ कि क्यों लग रहा है आप लोगों को इससे भारी? मैसेज कीजिए। मैसेज करो। लिखे कैसे, राइट? लिखे कैसे समझ नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन में दिक्कत। ओके, मेंस आंसर राइटिंग और इसमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और सब चलो टाइप करो। अब देखो दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हम एसए को ना, बिहार जो कोर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एसए को एक अलग लेवल पे जाके देखते हैं, अलग लेवल पे देखने के कारण अलग लेवल पे तैयारी करते हैं। उतना दूर ले जाके उतना भारी बना के देखने की जरूरत नहीं है एसए को, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एसए को आप आराम से, जो आपके पास अभी नॉलेज है, इसी नॉलेज के बेसिस पे आप लिख सकते हो। आज की हम बात कर रहे हैं, आज भी आपके पास अभी जितना नॉलेज है ना, उससे 1% एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं चाहिए, और आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव तो नहीं हो रहा होगा कि आज आपके पास जितना नॉलेज है, उसी नॉलेज से आप इससे को लिख सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, आप ही के साथ नहीं, मैं भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो हमारे टीचर ने बोला कि इससे लिखने नहीं आता है या डर लगता है। तो जवाब जैसे हम लोगों का था कि नहीं सर, लिखने ही नहीं आता है, ऐसे डर नहीं लगता है, ऐसे लिखने ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं, डर ज्यादा लगता है, लिखना नहीं आना कम है और डर ज्यादा है। तो उस समय सही में लिटरली उस समय हमें भी समझ नहीं आया था। बाद में खैर उन्होंने गाइड किया, तो एक अच्छा स्कोर मुझे यूपीएससी मेंस के हिस्से में आया भी है। तो इसीलिए हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इससे को लेकर। देखिए, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है नहीं आता है, ओके, तुम ऐसा करो, गाय पर इससे लिखो, तुम ऐसा करो, तुम्हारे हाथ में जो पेन है उस पर इससे लिखो। अच्छा एक बात बताइए, गाय पर इससे लिखने में तो लिख दोगे चौपाया तिपाया, और ये पेन पर इससे लिखा जा सकता है कि नहीं? बालू पर इससे लिखा जा सकता है कि नहीं? कौवा पर इससे लिखा जा सकता है कि नहीं? खाने पर इससे लिखा जा सकता है कि नहीं? भाई पे इससे लिखा जा सकता है, बहन पे इससे लिखा जा सकता है, भारत पर इससे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? और अगर ये भी आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, आपको बस बालू पर या इस पेन पर इससे लिखने के लिए दे दिया जाए, पहले डर जाओगे,
पता नहीं क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यही चल रहा है ना, पहले यही होगा ना। क्यों ऐसा हो रहा है, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एस्से को लेकर जो हमारी सोच है वही हमको डरा देती है, राइट? एस्से को लेकर जो हम सोचते हैं ना, एस्से को जो बड़ा बना के रखे हैं ना, वही हमको डरा देता है। अब देखो, तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, यूपीएससी वाले को दिक्कत नहीं होती है। अब है क्या, आपके एस्से में क्या होता है, अगर हम आज के डेट में हम जस्ट कि गाय पर ही एस्से आपको लिखना है, तो अब गाय पर चूंकि आप एस्से किसका लिख रहे हो, बीपीएससी मेंस का एस्से गाय का लिख रहे हो। अब तो आप चौथे पांचवें क्लास का गाय का एस्से तो लिख नहीं रहे हो कि गाय चौपाया जानवर है, दूध देती है, फलाना ढिमाका, ऐसा। अब गाय को जब आप लिखेंगे तो गाय को लेकर कई सारी चीजें आप लिखोगे यहां पे। सिंपल ऐसे समझने की पहले कोशिश कीजिए। गाय पे आप कुछ फैक्ट्स भी डालोगे, गाय को लेकर गाय के कुछ प्रकार डालोगे, गाय को लेकर जो भी अलग अलग देशों में जो टाइप में तो आएंगे ना, गाय को लेकर कुछ नियम कानून हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको डालेंगे। गाय से के जो फायदे हैं वो आप डाल सकते हो, गाय को कोई बीमारी हो सकती है, गाय से रिलेटेड अलग तरह के कुछ डाटा हैं उसको आप डालेंगे। यानी एक एस्से के अंदर आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की हम बात ही नहीं कर रहे, कुछ फैक्ट्स डालोगे, उसके टाइप डाल सकते हो, उससे रिलेटेड जो सरकार के नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है वो आप डालेंगे, फायदे नुकसान टाइप की बहुत सारी चीजें अभी एक जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको डाल सकते हैं। अगर इतना लिखने इसके बाद भी इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। जब आप प्रकार लिखोगे तो कई टाइप्स ऑफ गाय आएंगे। जब आप रूल्स लिखने जाओगे तो आप देखोगे कि गाय को मारना सही नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे अपवाद में लिखोगे, इसके बावजूद गाय का बड़े माने मांस का जो है बड़े पैमाने पे ट्रेड होता है, कुछ इलीगल ट्रेड है, कुछ लीगल ट्रेड है। ऐसे करके हम गाय की कई तरह की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, गाय के कई प्रकार का गाय के कई इंपॉर्टेंस का वर्णन कर सकते हैं। इसमें इसका धार्मिक, इसका आर्थिक, देखो कैसे कैसे खुलता है, इसका आर्थिक कुछ भी, इसका सामाजिक भी, कई पक्षों को हम इसके अंदर दिखा सकते हैं, कई पक्षों को दिखा सकते हैं। एक छोटा सा गाय का एस्से है, ये इतना खुल गया, एक वर्ड है गाय, इसको इतना हमने खोल दिया, और ये तो शुरुआत है। फिर इसके अंदर के सब पार्ट निकलेंगे, सब पार्ट्स के सब पार्ट निकलेंगे। तो एक छोटा सा एस्से, एक छोटा सा गाय का एस्से इतना फैल गया, तो और एस्से कितना फैल सकता है। अब जब तक आपने गाय का एस्से लिखने का सोचा नहीं होगा, या अभी आपको मैं बोल रहा था तो आप हो सकता है सोच रहे होंगे, तो क्या आपको लगा कि गाय को इतना हम दिखा सकते हैं? पहले ये बताइए, पहले ईमानदारी से बताओ, गाय को लेकर आपको लगा कि पीसीएस के एग्जाम में, एक तो लगा ही नहीं होगा कि पीसीएस एग्जाम में गाय से पूछेगा, मान लो पूछ दिया, तो इस तरह से गाय को हम देखते इससे लिखने के दौरान, ऐसा लग रहा है? नो, है ना? एक तरफ से आ रहा है, नहीं, ओके, नहीं लग रहा था ना? अब क्यों नहीं लग रहा था, आ जाओ। तो अब तो दिक्कत, तो हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे ना अभी। आखिर आपको अगर नहीं लग रहा था तो आपको क्यों नहीं लग रहा था? आपको लगना चाहिए था ना। तो आइए लगाते हैं कि क्यों आपको नहीं लग रहा था कि हम ये चीज डाल सकते हैं। देखो, अब आपको आना है कहां, इसको मिटा देते, इसको ही मिटा देते, इसको बात देखिए। अब आपको कहां आना है, आपको एस्से और आंसर राइटिंग, ठीक है, या वर्सेस कर दीजिए, एस्से वर्सेस आंसर राइटिंग, इसके बीच में आपको एक डिफरेंस है जो समझना पड़ेगा, और कुछ कॉमन चीजें भी हैं वो भी आपको समझनी पड़ेगी। पहले कॉमन पे बात कर लें। कॉमन में सबसे पहले आपका इंट्रो आएगा, दूसरा कंक्लूजन आएगा। अगर आप आंसर राइटिंग करना जानते हैं अच्छे से, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने आता होगा और आपको कंक्लूजन लिखने भी आता होगा।
यदि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना अकॉर्डिंग टू आंसर राइटिंग जानते हैं तो फिर एस्से का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लिखना जानते हैं। आप अगर कार चलाना जानते हैं अच्छे से तो आपको अगर ट्रक पे बैठा भी दिया जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट रोड में आप पहली बार में 10 किलोमीटर को नहीं लेके जाओ। अगर आप अच्छे से कार चलाना जानते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ट्रक पे बैठाएगा तो दो चीज होगा। एक ऐसे ड्राइवर जिन बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ट्रक पे वो बैठना ही नहीं चाहेंगे, नहीं हमसे ट्रक नहीं चलेगा, हमसे ट्रक नहीं चलेगा, सीधा बोलेंगे नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा जिसको कॉन्फिडेंस है ना, वो कहेगा नहीं गाड़ी जैसा ही तो है, थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा दिक्कत है उसको काटने में, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट हो जाएगा, करके देखते हैं। और वो थोड़ा एफर्ट करेगा तो ट्रक चला लेगा, आसान है, लिटरली आसान है। समझ में आ रहा है? इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप गाड़ी चलाते, तो क्योंकि गाड़ी चलाना आप सीख गए ना, बेसिक सब कुछ पता है, आप स्मूथ हो आप उसमें, तो आपको अब ट्रक चलाना है। उसी तरह से अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रो और कंक्लूजन अच्छा लिख लेते हो तो आप इससे के लिए लिख लेंगे। होता क्या है कि इसी जो इंट्रोडक्शन आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए लिखते हो, वहां पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 1-2 लाइन लच्छेदार लिखिए और बाकी उसी मेंस के आंसर से रिलेटेड फैक्चुअल कंटेंट अलग अलग चीजों को डाल के एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना लीजिए। जो एस्से का, अब इस पे हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना, हम बस आपको समझा रहे हैं। पहला क्लास है ना, हम समझा रहे हैं बस। यहां पे जो इंट्रो होगा इसमें आपसे उम्मीद की जाएगी कि नहीं आप इंट्रो को थोड़ा बड़ा करो, इंट्रो को थोड़ा सा भारी बनाओ, अच्छे अच्छे शब्दों को डालो, अच्छे अच्छे कंटेंट डालो, थोड़ा सा लच्छेदार भी बनाओ, थोड़ा उलझाओ भी इस कंक्लूजन इंट्रोडक्शन को। और ये सब जब आप कर लोगे ना, तब आपका एस्से का इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। उसी तरह से कुछ कंक्लूजन भी जो मेंस आंसर राइटिंग का होता है, उसमें थोड़े बदलाव के साथ कंक्लूजन भी हम कर सकते हैं। तो अगर वहां पे आप हैं ठीक, तो इसको करना ज्यादा मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ, अब आप में से कितने लोग आंसर राइटिंग प्रॉपर किए हो? कितने लोगों ने किया बताओ? आप में से कितनों ने आंसर राइटिंग प्रॉपरली किया है? एक ने, बस एक ने किया है, बाकी ने नहीं किया। ठीक है, जो नहीं किए हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं किए हो तो आपको क्या करना है मालूम है? आप ट्रक ड्राइवर हो और आपको गाड़ी चलानी है। आप अगर एस्से का इंट्रोडक्शन भी लिख लिया अच्छे से ना, तो आपको उस ट्रक से उतर के कार चलाना है। और अगर आपको ये लगता होगा कि ट्रक से उतर के कार चलाना बहुत आसान है, तो इतना आसान भी नहीं होता, उसको भी थोड़ा संभालना पड़ता है ना। सिर्फ मैंने प्योर ट्रक ड्राइवर है, उसने कभी जीवन में कार नहीं चलाया, उसको सीधे कार दे दोगे ना तो उसको दिक्कत होगी। तो आप अभी क्या है, अगर आपने नहीं लिखा है जीवन में कभी, तो एस्से का भी जब इंट्रोडक्शन सीख लोगे ना, तो आप मेंस आंसर राइटिंग जीएस का इंट्रोडक्शन लिखना थोड़े एफर्ट से आप कर लोगे। तो इंटरलिंक हो गया, दोनों कॉमन हो गया, दिख रहा है फायदा। अब देखिए आंसर राइटिंग के अंदर क्या होता है, आंसर राइटिंग जो मेंस का होता है उसके अंदर होते हैं फैक्ट्स। ये फैक्ट्स आपको एस्से के लिए भी चाहिए। आप अगर हम गाय की बात कर रहे हैं, गाय की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम डीपीएसपी के आर्टिकल की बात करें। समझ में आ रहा है? तो आपको फैक्ट्स चाहिए। गाय की जब हम बात करेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ काउज जो हैं, तो गाय के जो प्रकार हैं उसकी भी बात करेंगे और वहां एग्जांपल लिखेंगे। गाय की बात करेंगे तो कुछ मॉब लिचिंग हुआ है उसको हम लिख सकते हैं, गाय के कुछ रिलीजियस डाटा को लिख सकते हैं। ठीक है, गाय का मतलब गाय को जो सेल किया जाता है या मीट सेल किया जाता है, उस डाटा को हम लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एस्से के अंदर फैक्ट्स नहीं होते। अगर हम मान लो किसी पे और ऐसे कॉमन टॉपिक, मान लो जैसे रेप, अभी बलात्कार और रेप का जो इश्यू है लगातार चल रहा है, उसमें मान लो एस्से आ गया, अब प्रॉपर जब मेंस आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ इस तरह का सवाल आ गया तो प्रॉपर डाटा देंगे ना। वो डाटा आपको यहां भी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां डाटा नहीं चाहिए, यहां भी डाटा चाहिए। इसके बाद
आस्पेक्ट, यानी आस्पेक्ट का क्या मतलब है? अलग अलग पक्ष। मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी आप इसको खोलते हैं। आप मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी आपको कहा जाता है कि कारण पूछा गया, परिणाम पूछा गया, या जो भी चीजें पूछी गई तो उसके बारे में आप अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एस्पेक्ट से आप उसको जवाब दीजिए और उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, जवाब ही नहीं देना है, उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये यहां भी डिमांड किया जाता है, इसका डिमांड यहां भी होता है। करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल यहां भी चाहिए और करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल आपको एसए में भी चाहिए। वो एसए ज्यादा स्कोरिंग होता है जिसमें करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल्स डाले जाते हैं जो उस पर्टिकुलर कंटेंट को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, यहां पे चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सेक्शन है और भी एक दो निकलेगा जहां पे ये दोनों कॉमन हो जाता है। तो आपको लगता है ना कि आंसर राइटिंग भी अगर आपने किया है तो इस चीज को, इसके अंदर से भी वो चीजें हैं जिसको हम थोड़ा इनहांस करेंगे, थोड़ा और उसको क्या कहते हैं, आडंबर युक्त बनाएंगे, तो एस्से में वो काम आएगा। और एस्से पे भी हम काम अच्छे से करेंगे तो आंसर राइटिंग का कुछ गुण हमें आ जाएगा, थोड़ा और लगाएंगे, आंसर राइटिंग ठीक हो जाएगा। अब जो डिफरेंस है वो क्या है? एस्से आंसर राइटिंग नहीं है। ठीक है, यहां फैक्ट्स पे फिर आइए। एस्से का जो फैक्ट्स होता है वो जहां जहां बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, वहां डाला जाता है। इससे ज्यादा फैक्ट्स हम इस आंसर राइटिंग के दौरान यूज करते हैं। हम एस्पेक्ट की बात करते हैं, एस्से के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा इसको खोल देते हैं, जितना खोल सकते हैं, जहां तक जा सकते। कहते हैं एस्से के अंदर दिमाग का घोड़ा दौड़ा दो, लेकिन दौड़ाने का मतलब कहीं से कहीं नहीं चले जाना, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप अपने दिमाग के घोड़े को जितना दौड़ाओगे, जितनी छोटी छोटी चीजें निकालोगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट निकालोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे, उतना ज्यादा आपको यहां नंबर मिलेगा। आंसर राइटिंग में भी कहा जाता है, लेकिन यहां पे लिमिटेशन है। यहां लिमिटेशन नहीं है, उस कंटेंट से आप जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो उठाना उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे लिमिटेशन है, यहां पे आप नहीं कर सकते। यहां पे जो मेंस में पूछा गया है, सटीक जवाब, फिर अगले हिस्से का जवाब, फिर अगले हिस्से का जवाब और कंक्लूजन खत्म का, तो ये हो जाता है। इसके बाद इसका इंट्रो एंड कंक्लूजन बदल जाता है, ऐसा नहीं होता, मेंस आंसर राइटिंग जैसा नहीं होता। ये जो होता है इसके अंदर हम कहावतों से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी शायराना अंदाज में स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, हम पास्ट की कोई भी स्टोरी उठा सकते हो, हम लच्छेदार भाषा से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहां पे हमें ज्यादा फ्रीडम होता है इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए, लच्छेदार होना चाहिए, अच्छा खासा, मतलब उसके अंदर कंटेंट से लेकर सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए, एक प्रॉपर झलक होनी चाहिए इससे कि ऐसे कई सारे डिमांड है जो यहां पे होती है। लेकिन यहां पे अगर आंसर राइटिंग में सवाल छोटा है 2 लाइन में इंट्रोडक्शन होगा, सवाल ज्यादा बड़ा है तो 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन होगा। यानी जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड कंटेंट फैक्ट्स डालेंगे और सीधा निकल जाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन वही अच्छा माना जाता है जो एकदम से जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा स्टार्ट करो, कुछ इंट्रोडक्शन वाले गुण को डालते हुए और सीधा बंद करो, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम है ना, उसमें एक तो पेपर दे देता है अक्सर, उसी पेपर में उसी बीच में आपको लिखना है, इतना एक्स्ट्रा रहता नहीं है आपके पास। और दूसरा कि क्वेश्चंस के डायमेंशन इतने अधिक होते हैं, क्वेश्चन का मार्क्स कम होता है, कम शब्दों में लिखना होता है, तो आपको गुंजाइश नहीं होती बहुत ज्यादा इससे इंट्रोडक्शन लच्छेदार बनाने का। आप टू दी पॉइंट लिख के निकल जाते हो। ये हो गया। और करंट अफेयर्स की ही बात कर लें तो यहां करंट अफेयर्स का क्या है कि यहां करंट अफेयर्स आप ये जो जितना एस्पेक्ट देखे रहे हो ना, इन सब जगह डाल सकते हो, इन सब जगह इसको प्रूव करने के लिए डाल सकते हैं। इतना यहां पे मौका ही नहीं मिलता है। और साथ में जो एस्से है वो आंसर राइटिंग से अलग कैसे होता है? देखो, आंसर राइटिंग के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आपके पास होते हैं।
आंसर राइटिंग के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन दे दिया गया, अब उसी के पेरीफेरी में आपको चीजें लिखनी है। इतनी स्ट्रिक्टनेस इस एस्से के अंदर नहीं होता। एस्से के अंदर टॉपिक भी आपको दे दिया गया है ना, मतलब युवाओं का भविष्य एक टॉपिक दे दिया, प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, मतलब ऐसे टॉपिक आपको दे दिए जाए, भारत आत्मनिर्भरता की ओर, मतलब ऐसा टॉपिक दे दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया, वहां आपको फ्रीडम दिया जाता है। दौड़ाइए, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए जितना दौड़ा सकते हैं, और दौड़ा के सब जगहों को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए और देखिए कौन कौन उससे रिलेटेड है। जो रिलेटेड है उसको उठाइए, जो नहीं उसको फेंकिए और ऐसे लिख दीजिए। ये फ्रीडम आपको यहां नहीं मिलता, जो सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद आंसर राइटिंग के अंदर फैक्चुअल कंटेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है कंपेयर टू एस्से। एस्से के कंपेयर में ये फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा कैरी करता है। और एक तो ये, दूसरा आंसर राइटिंग में जो फ्लो होता है, फ्लो तो मेंटेन करना है, लेकिन उसके कंपेयर में एस्से का फ्लो पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेंस आंसर राइटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे करोगे चलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि इतना क्वेश्चन लिखना होता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन एस्से आंसर राइटिंग में फ्लो को स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। तो यहां पे फ्लो भी आपको चेक करना है कि आप एक प्रॉपर फ्लो में एस्से लिख रहे होगे, ये बहुत मायने रखता है। और साथ में जो फैक्चुअल कंटेंट है उसकी बात कर ही दी, तो वहां पे एस्से के अंदर वो फैक्चुअल कंटेंट उतना नहीं होता, जहां जरूरी होता है वहां पुट करना होता है बस, और वहां से निकल गए। तो ये मेजर डिफरेंस है एस्से और आंसर राइटिंग के दौरान, राइट। अब एक छोटा सा टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ये सब हम लोग करेंगे आगे। एक छोटा सा टॉपिक ये है कि बिहार का जो एस्से है, खास करके 1, 2 और 3, इसमें तीसरे की बात कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, ताकि आज देखो, आज का मकसद ये है कि डर आपका दूर हो जाना चाहिए। आपको लगे कि नहीं आप सुरक्षित हाथों में हो, और आपका एक डर दूर हो जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि थर्ड में क्या है लिखा हुआ है, कहावतें। कहावतें मगही में हो सकता है, कहावतें भोजपुरी में हो सकती है, कहावतें मिथिला में हो सकती है। अमूमन यही 3 लैंग्वेज में कहावतें आपके पेपर में आता है। वज्जिका भाषा है, अंगिका भाषा है, ऐसी कई भाषाएं हैं, बट मोस्टली भोजपुरी, मगही और मैथिली। और जो कहावत कहावत जो आपको बताया जाता है या जो दिया जाता है, वो कहावत भोजपुरी में भी आपको मिल जाएगा, मैथिली में मिल जाएगा, मगही में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट खुश भी हो जाते हैं कि चलो बिहार का कहावत है बिहार वालों के लिए, और मैक्सिमम लोग परेशान है कि बिहार का एस्से कैसे। उनको इस एस्से से दिक्कत नहीं है, उनको बिहार के एस्से से दिक्कत है। जबकि पूछने पे पता चलता है कि अभी इस एस्से के लिए भी कुछ नहीं किया है, इस एस्से के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन परेशानी उनको इस एस्से से। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो लिख ही लेंगे वो, समझे इस बात को, ये तो लिख ही लेंगे, दिक्कत हमको इस एस्से से। और एक्चुअल में क्या है, दिक्कत यही है, इस एस्से में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस एस्से को तो बस ट्रांसलेट करना है। आप सिंपल सी बात है, कोई भी मगही मैथिली में कहावत है, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में। आपको मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए, और कुछ तो है ही नहीं। ये तो इस थर्ड वाले में तो कोई इशू ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको मुहावरे का अर्थ मालूम हो गया, जैसे मुहावरे का अर्थ मालूम हुआ हो गया, बस खत्म कहानी। मैंने पूछा कई बार स्टूडेंट को कि एक बात बताओ क्या दिक्कत हो रही है इसमें। बोला सर मुहावरा है। बोले ठीक है, अगर इसको हिंदी में आपको दे दिया जाए तो कोई दिक्कत, लिख लोगे? तो जिसको पहले से ऑलरेडी ये दोनों पार्ट हो चुका है ना, तो बोला हाँ सर, तब तक तो समझ में आ जाता है ना। हाँ सर हिंदी में तो लिख लेंगे। हम बोले फिर टेंशन किस बात की हो रही है? जब तुम इसको हिंदी में लिख ही लोगे तो ये सिर्फ मैथिली और मगही में पूछा गया, तो तुम्हारा टेंशन ये नहीं होना चाहिए ना। समझे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपका टेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ये थर्ड पार्ट में जो कहावत है वो हम कैसे लिखेंगे। आपका टेंशन बस इतना ही होना चाहिए कि थर्ड में जो कहावतें हैं उसका हिंदी हम याद कर लें, दैट्स इट। हिंदी मुहावरे का ऐसे लिख सकते हो, तो इसका लिखने में क्या दिक्कत है?
तो दिक्कत एक ही है ना कि उसका हिंदी हमें नहीं आता, तो हम उसका हिंदी सीख लेंगे, सिंपल से, क्लियर। लेकिन फिर भी चूंकि ये कहावत का सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको एक अलग अप्रोच के साथ समझना होगा और कुछ लाइन अलग से रखने होंगे जो सिर्फ इसी एस्से के अंदर यूज होगा। तो उसको आप यूज कर लोगे तो बात खत्म होगी। तो एस्से को इस हाइप पे लेके नहीं जाना है ना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एस्से को देख लेते हैं कि एस्से का टाइप क्या क्या है। देखिए, एस्से को कैटेगराइज करो, एस्से को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं होना है। एस्से को आप ग्रुप में डिवाइड कीजिए। कुछ एस्से लिटरेचर से हो सकता है, कुछ आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है, कुछ पॉलिटी से, कुछ इकोनॉमिक्स से, कुछ ज्योग्राफी वाला एस्से हो सकता है, कुछ इतिहास का एस्से हो सकता है, कुछ एनवायरमेंट, कुछ साइंस एंड टेक, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन, कुछ करंट अफेयर्स के एकदम से कहते हैं ना बर्निंग इशू, उस बर्निंग इशू पे हो सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो। तो ऐसे करके जब कैटेगराइज करेंगे तो आप चूंकि डायमेंशन निकालना सीख गए, कैटेगराइज कर लिया, उसको भी, उसका भी अंदाजा आपको लग गया, तो आप जब भी कोई किताब, जब भी कोई कंटेंट पढ़ोगे तो आप इससे के पॉइंट आपका अपने आप वहां से निकलने लगेगा। अच्छा, ये वाला इससे में डाल सकते हैं, ये वाला वहां से डाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे अभी कहा जाए कोई भी छोटा सा इससे लाइक क्या कहा, कोई भी रैंडम आप सोच सकते हो, कुछ भी, मैं सोचता हूं एक बार, जैसे मैं ये चाह रहा हूं कि एकदम शो, हाँ, आपदा, भारत में आपदा, ये सवाल है, डिजास्टर इन इंडिया, अगर ये मान लो एस्से का टॉपिक है। अब डिजास्टर इन इंडिया अगर एस्से का टॉपिक है तो टाइप डिजास्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, भारत के किस किस इलाकों में किस तरह का डिजास्टर होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको पता है कि जहां पे पहाड़ होगा तो वहां कैसा डिजास्टर होगा, जहां बारिश होगी तो कैसा डिजास्टर होगा, समुद्र के किनारे का डिजास्टर क्या होगा, रेगिस्तान का डिजास्टर क्या होगा, कहां पे प्लेट्स है तो प्लेट टेक्टोनिक वाला डिजास्टर क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी से डिजास्टर क्या हो सकता है, बाढ़ और सूखे से डिजास्टर कैसे हो सकता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपको पता है, इसका इंपैक्ट पता है, लिखो, इसका इंपैक्ट पता है, इंपैक्ट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, अलग अलग एस्पेक्ट पे लिखो। उसके बाद आप इसमें जो सरकार की पॉलिसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, कैसे हम इस डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिजास्टर कंट्रोल करने का दो तरीका है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट, या ऐसे कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में कुछ स्टेप हम उठाएंगे, लॉन्ग टर्म में हम कुछ स्टेप उठाएंगे और वहां पे हम लिखेंगे। और ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, सब पढ़ रखा है, बस एस्से लिखने का अप्रोच जब आपके अंदर आ जाएगा ना तो आप आराम से इसको लिखोगे। चलिए, आज एक एस्से पे एक एस्से मैं करवा दे रहा हूं और उस एस्से को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम एस्से पे, मतलब हमें एस्से लिखने के दौरान एस्से को, या आप कोई एस्से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम एस्से को कैसे पढ़ सकते हैं। और उस पढ़ने के दौरान हमारे दिमाग में भी ये चीजें चलेंगी कि अगर हम भी लिखेंगे तो इसको कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं। एक फ्लो समझ में आएगा, फैक्ट्स का अरेंजमेंट समझ में आएगा। तो एक एस्से आप हमारे साथ देखिए। स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे हम लोग पहले एस्से को देखते हैं।